तो देखो आज हम लोग का क्लास 12 सेमेस्टर 4 का सेमेस्टर 3 का इकोनॉमिक्स का पहला क्लास है। क्लास 12 सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स, ठीक है। आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में ही हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिए, मैथ एंड ऑल तुम लोग को पूरा दिखा दिए, ठीक है। तो जो यूनिट 1 है, पहला जो टॉपिक है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग से 8 मार्क्स का आएगा। देखो बहुत ब्यूटीफुली इसका सिलेबस को डिजाइन किया गया है। तो ये वाला टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक में थ्योरी भी है, सम्स, थ्योरेटिकल पोर्शन भी है और सम्स भी है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले ये समझेंगे कि पूरा एमसीक्यू आने वाला है। तो सर सम्स में एमसीक्यू कैसे आएगा? सम्स में भी एमसीक्यू आएगा। सेमेस्टर 1 में तुम लोग का था ना मीन मीडियन मोड, तो उसमें आया था ना एमसीक्यू, तो बस ठीक है। और जब हम लोग चैप्टर कर लेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे, तो ऑटोमेटिकली तुमको समझ में आ जाएगा कि सर इकोनॉमिक्स में सम्स में एमसीक्यू कैसे आएगा। उसका टेंशन नहीं लेना है। तो जो क्लासेस चल रहे हैं, टॉपिक जो चल रहा है, आपको उस टॉपिक को ध्यान से समझना है। थोड़ा क्रिटिकल है, समझाएंगे एकदम डिटेल में, कोई टेंशन नहीं लेने का। इन डिटेल चैप्टर तुम लोगों को करवाएंगे ताकि इन फ्यूचर में भी तुम लोग एकदम क्लैरिटी रहे। ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम पास कर दिए, नहीं, सिर्फ एग्जाम पास करना है तब तो क्लास करने का जरूरत नहीं है। बुक लो, एमसीक्यू पढ़ो, एग्जाम से 2 रात पहले मैराथन क्लासेस आएगा सब टीचर को, उसको देख लो, तुम पास। लेकिन वो तुमको बस पास ही करवा सकते हैं, उससे ज्यादा फिर आगे कोई हेल्प नहीं होगा। तो अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, आगे चल के कॉमर्स के फील्ड में या पढ़ाई के फील्ड में पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना है, तो टॉपिक को ऊपर से पढ़ना नहीं होगा, टॉपिक को डिटेल में पढ़ना होगा, सब चैप्टर, ठीक है। हम चाहे ये सब चैप्टर को 5 पेज में खत्म कर देंगे। बहुत सारा मैथ है, तुम देखना 5 पेज में चैप्टर खत्म है, हम भी कर सकते हैं। बट इन डिटेल पढ़ाने का रीजन यही है कि हम सिर्फ तुम लोग 12 को फोकस नहीं कर रहे। 12 तो फोकस है ही, बट इतना अच्छे से टॉपिक क्लियर हो कि कल को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रोफेशनल एग्जाम तुम दे रही हो तो उसमें भी तुमको कोई दिक्कत ना हो। तुम्हारा बेस इतना स्ट्रॉन्ग किया हो, ठीक है ना। ये सब तो कॉमर्स का बेस है ना भाई हम लोगों का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये टॉपिक से कितना मार्क्स का आएगा? देखो सिलेबस में दिया हुआ है सर, ये टॉपिक से आएगा 8 मार्क्स का। कितना मार्क्स का आएगा? 8 मार्क्स का ये टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। सर ये तो हम लोग क्लास 11 में भी पढ़े। इकोनॉमिक्स क्या है? जो कोई भी चीज पढ़ने से पहले तुमको समझना होगा ये चीज में क्या पढ़ेंगे और ये चीज का इम्प्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन रियल लाइफ में क्या है। जैसे कि बहुत कोई सुने हो गया, अरे सर मैथ्स पढ़ा था, a+b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², क्या एप्लीकेशन आज तक तो कुछ समझ ही में नहीं आया, होता है ना। तो वो टीचर का गलती है कि वो तुमको ये एप्लीकेशन बता नहीं सका कि इसका एप्लीकेशन क्या है। अब जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे, तो तुम लोग क्वेश्चन करोगे सर ये जो आप पढ़ा रहे नेशनल इनकम, इसका मेरा लाइफ में क्या एप्लीकेशन है? हमको इकोनॉमिक्स नहीं बनना है, अब बताइए मेरा डे टू डे लाइफ में इसका क्या एप्लीकेशन है। तो देखो अभी तुम लोग सुनोगे बहुत जोरदार, अभी एक एडवर्टीजमेंट हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि इंडिया का जीडीपी नेशनल इनकम जो है जापान को पार कर दिया है। और ये बात गलत नहीं है, ये बात सच है कि सर इंडिया का नेशनल इनकम जापान को, इंडिया का जीडीपी जापान को क्रॉस कर दिया है। सही बात है, पर आपको लाइफस्टाइल देख के समझ में आ रहा है एक जापान का एवरेज इंसान का जिंदगी और इंडिया का एवरेज इंसान का जिंदगी क्या बराबर है? बराबर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम है। तो सर ये कैसे हो गया कि वहां का इनकम जो है नेशनल इनकम जीडीपी इंडिया से ज्यादा हो गया? अब ये समझने के लिए तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ आना चाहिए। ये बात ठीक है, बट इनकम बढ़ने के बावजूद भी, नेशनल इनकम ज्यादा होने के बावजूद भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्यों नहीं डिफरेंस आया? अब देखो इसका हम एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाते हैं। मान लो एक फैमिली है, 2 लड़का है, दोनों का फैमिली है। एक का है फैमिली ए और दूसरा का है फैमिली बी। 2 फैमिली है, फैमिली ए और फैमिली बी। फैमिली ए जो है उसका जो मंथली इनकम है वो है
1 लाख रुपया। कितना है? और फैमिली बी का जो मंथली इनकम है वो है 80,000 रुपया। कितना है? तो अगर हम ये बात आपको बोले कि सर फैमिली ए का इनकम जो है फैमिली बी से ज्यादा है, फैमिली ए ज्यादा कमा रहा है, गलत या सही? सही बात है सर। लेकिन देख के समझ में आ रहा है सर फैमिली बी का तो लाइफस्टाइल अच्छा है, फैमिली ए बेचारा गरीबी में जी रहा है। ये कैसे हो सकता है सर? क्योंकि फैमिली ए में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है 10 आदमी और फैमिली बी का टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है 3, 2 हस्बैंड वाइफ, 1 बच्चा। अब ये लोग 3 आदमी का फैमिली है, इनकम कितना? 10 आदमी का फैमिली है, इनकम कितना? अब समझ में आया? तो भाई जीडीपी के लेके जो इतना चिल्ला चिल्ली हुआ है, जापान का पॉपुलेशन कितना है इंडिया से? बहुत कम है। गूगल करो, जापान का, इंडिया का 150 करोड़ है हम लोग, और जापान का हम लोग का तो आधा भी नहीं है, बहुत ज्यादा कम है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप एवरेज इनकम निकालो ये फैमिली का, तो पर आदमी 10,000 महीना कमा रहा है। इसका अगर तुम एवरेज निकालो 80,000 को अगर डिवाइडेड बाय 3 करो तो कितना आएगा? 25-26 हजार के, हाँ वही तो 26-27 हजार के आसपास आएगा पर आदमी का इनकम। तो एवरेज इनकम तो यहां ज्यादा है ना सर। तो भाई जीडीपी इंडिया का ज्यादा हो गया तो क्या है? जापान का एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं वो इंडिया से बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब समझने के लिए खाली बोलते हैं जीडीपी आगे हो गया, ये चिल्ला ये मोदी ये सब बोलना चालू कर दिया, जीडीपी आगे हो गया, आदमी खुश हो गया। भाई तुम पूरा सिनेरियो तो समझो कि सिर्फ जीडीपी हर चीज नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं। तो ये सब हम लोग कहां पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। समझ में आया? तो ये सब समझने के लिए पॉलिसी, अभी बहुत एक पॉपुलर पॉलिसी आया है युवा साथी, ठीक है ना, 1500 रुपये करके सबको मिल रहा है। पहले तो एक तो जो था लक्ष्मी भंडार तो था, फिर युवा साथी। अब लोग लग रहा है वाह क्या कर रही है दीदी, थैंक यू दीदी, 1500 रुपया आ गया, अब तो मौज हो गए एकदम बिंदास, एक दिन का कैफे का खर्चा निकल गया। अब तुमको लग रहा है बहुत अच्छा है ये चीज, बट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तुम नहीं समझ रहे हो। ये 1500 रुपया ममता बनर्जी अपना लॉकर से निकाल के नहीं बांट रही है, ये तुम्हारे ही पर इसका बोझ पड़ेगा। ये पैसा लोन लिया जा रहा है, डेवलपमेंट काम से निकाल के तुमको बांटा जा रहा है, और तुम लेके इसको उड़ा दे रहे हो और खुश हो जा रहे हो, जय दीदी दीदी करने लग रहे हो। तुमको ये नहीं पता कि ये पैसा लोन दिया गया है। तुमको जो 1500 रुपया दिया गया है महीना का, इसके बदले में गवर्नमेंट को 1800 रुपये इंटरेस्ट के साथ भरने पड़ रहा है, और वो इंटरेस्ट का पैसा तुम्हारी टैक्स से निचोड़ेगा वो। तो ये सब चीज आदमी को समझ में कब आएगा? जब वो इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ेगा, समझेगा कि नथिंग कम्स फ्री। अभी तुमको 1500 दिया जा रहा है, पीछे से तुमसे 3000 ले लिया जाएगा। तुम 1500 जो आ रहा है वो देख रहे हो, 3000 जो जा रहा है वो देख नहीं रहे। बहुत सारा मेरे सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, वो लोग सब ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विसेज में, तो वो लोग बोलता है कि ये सब पॉलिसी गवर्नमेंट तो अनाउंस कर दिया फ्री जाओ, लेकिन इसके वजह से स्टेट का जो ट्रेजरी है वो बहुत जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता है उसमें। समझ में आया बात? तो ये सबको समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक्स का समझ होना पड़ेगा। अदरवाइज देखो मोहल्ला में जिससे पूछा ममता जी 1500 दे रही है, अरे बहुत अच्छा, वोट अब वही का तरह। बिहार में 10,000 रुपये बांट दिया, वोट सब उसको दे दिया, है ना। अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा भाई ये 10,000 रुपये जो तेरे को दिए गया है ना, ये 10,000 का मतलब ये 5 साल और तड़पना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है इसका इम्प्लीकेशन। तो ये जो चैप्टर है नेशनल इनकम, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो समझ में आया इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे। अब देखो इकोनॉमिक्स का मेनली जो फोकस रहता है वो रहता है कंज्यूमर, मतलब हाउस होल्ड, हम लोग और तुम लोग, फर्म्स, प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। ये 3 जो है एंटिटी है इकोनॉमिक्स का। हाउस होल्ड, जनरली हम लोग इंडिविजुअल को एक मानते हैं और हाउस होल्ड को ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मानते हैं, है ना। बट इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल और हाउस होल्ड बहुत सारा टाइम एक साथ यूज होता है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट में भी यूज हो सकता है।
प्रोड्यूसर्स मतलब प्रोड्यूसिंग क्लास, फैक्ट्रीज, फर्म्स, एंड देन गवर्नमेंट जो कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सब हम लोग 11 में पढ़े है ना, एक तरह का बस हम लोग को रिकैप दे रहे हैं, सब 11 में पढ़ा है डिटेल में। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब माइक्रो, जो छोटा चीज को स्टडी करता है। मैक्रो मतलब होता है लार्ज, जो इकोनॉमी को एज अ होल, लार्ज कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहा है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल क्या हो गया सर? स्टडी ऑफ कंज्यूमर, हाउस होल्ड, फर्म्स, सिंगल फर्म, सिंगल इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है? और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है नेशनल टॉपिक को पढ़ेगा, जीडीपी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, ये सब को स्टडी करेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ स्मॉलर यूनिट, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ लार्जर। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझना जरूरी है। हम बोले भैया बाबू एक काम करो, क्लास का टोटल कितना एवरेज है निकालो। तो अब सर क्लास का टोटल एवरेज निकालने के लिए इंडिविजुअल का मार्क्स जानना जरूरी है। तो इंडिविजुअल का मार्क्स जो कैलकुलेट हो रहा है ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरा क्लास का मार्क्स कैलकुलेट हो रहा है ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्लास का मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल मार्क्स जानना जरूरी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना जरूरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट ये दो चीज दिया हुआ है, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डायमेंशन। तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक जो है ये की इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो हेल्प करता है एनालाइज करने में ओवरऑल परफॉर्मेंस और हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। ये रिफ्लेक्ट करता है टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ठीक है ना, ताकि पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स प्लान कर सके, पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सके। जैसे कि हम लोग के, तुम लोग को तो याद नहीं होगा उस वक्त हम लोग स्कूल में थे, तुम लोग तो जब से होश संभाले तब से मोदी को देखते हो, है ना। उससे पहले वाला प्राइम मिनिस्टर का याद है कुछ? कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट। जब डीमोनेटाइजेशन आया था, नोटबंदी आया था, तो वो बोले थे कि इस डिसीजन की वजह से इकोनॉमी में जीडीपी जो है इंडिया का 2% गिर जाएगा, और एग्जैक्टली 2% गिरी। तो सोचो क्या उनका कैलकुलेशन, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, वर्ल्ड का टॉप इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिस्ट में उनका नाम आता है। ठीक है, बोलो हम लोग उसको हटा दिए। अभी तो डेथ हो गया रिसेंटली उनका, सुनिए होगे उनका डेथ हुआ है ना रिसेंटली, डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया का इकोनॉमी जैसे अभी नजर आता है उसको वैसे फ्रेम करने में। ही वॉज द टॉप इकोनॉमिस्ट ऑफ हिज टाइम। देखो नेक्स्ट आते हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डायमेंशन मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल दो कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया गया, स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। सर ये स्टॉक वेरिएबल क्या है, फ्लो वेरिएबल क्या है, अभी आपको समझाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको समझना है, ठीक है ना। स्टॉक वेरिएबल्स आर दोज इकोनॉमिक वेरिएबल विच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा इकोनॉमिक वेरिएबल जिसको आप मेजर करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक डेट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सप्लाई ऑफ मनी ऑन अ पर्टिकुलर डे, जैसे कि आज है, फॉर एग्जाम्पल आज है 1 जनवरी। 1 जनवरी में कितना सप्लाई ऑफ मनी इन सर्कुलेशन है, इसको बोलेंगे स्टॉक वेरिएबल। 31 मार्च के दिन कंट्री के ऊपर कितना कर्ज है, स्टॉक वेरिएबल। 1 अप्रैल वाले दिन में इंडिया के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, स्टॉक वेरिएबल। तो स्टॉक वेरिएबल का मतलब होता है वो इकोनॉमिक वेरिएबल जिसको मेजर किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर डेट में। जैसे हम
हम बोले ना कि भाई आज के दिन कितना पैसा है अकाउंट में, बोलो, बोले कि सर आज का दिन 10,000, 5,000, तो ये हो गया स्टॉक वेरिएबल। क्या हो गया? तो स्टॉक वेरिएबल का मतलब होता है वो इकोनॉमिक वेरिएबल जो एक पर्टिकुलर डेट पे मेजर होता हो, एक पर्टिकुलर डेट पे एक्सप्रेस होता हो, मेजर होता हो, ठीक है ना। इट इज मेजर्ड एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, एक डेट में मेजर होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर नहीं होता, एक डेट में मेजर होगा, ठीक है। फ्लो वेरिएबल का मतलब होता है वो इकोनॉमिक वेरिएबल जो मेजर होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हम बोले ये महीना में अकाउंट में कितना पैसा आया है, बोलो तो तू पूरा महीना का जोड़ के बोलोगे सर ये महीना में टोटल इतना है, तो ये हो गया फ्लो वेरिएबल। हम बोले ये साल कितना कमाई, बोलो तो बोलोगे ये साल इतना कमाई सर, ये हो गया फ्लो वेरिएबल, पूरा साल का बता रहे हो। और हम बोले आज के दिन कितना कमाई, बोलो तो तुम बता दोगे सर आज इतना कमाई। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है तो स्टॉक वेरिएबल, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्लो वेरिएबल। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब पर मंथ हो सकता है, मंथली, क्वार्टरली, वीकली, ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है ना। इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये इकोनॉमिक ग्रोथ और परफॉर्मेंस मेजर करता है और एक टाइम ड्यूरेशन में एक्सप्रेस होता है। जैसे कि जीडीपी एक साल में मेजर होता है ना। इन्फ्लेशन एक पर्टिकुलर पीरियड में मेजर होता है, डेली तो महंगाई नहीं मेजर होता। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ओवर अ ईयर, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये सब फ्लो वेरिएबल है। तो देखो स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, ये है पूरा कैलेंडर। अब स्टॉक वेरिएबल का मतलब हुआ कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में तुम बोल रहे इस दिन तक का सेल कितना है, इस दिन सेल कितना है, इस दिन तुम्हारे पास कैश कितना है। और फ्लो वेरिएबल होगा भाई ये पर्टिकुलर साल में कितना पैसा आया, कितना बेचे, कितना प्रॉफिट कमाया। समझ में आ रहा? पॉइंट ऑफ टाइम मतलब यहां का बताओ कितना है, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम मतलब यहां से यहां तक का कितना होगा। समझ में आ रहा? पॉइंट मतलब इस डेट, और ओवर अ पीरियड मतलब इस दौरान। समझ में आ रहा है बात? दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया तो कोई डाउट नहीं है। स्टॉक वेरिएबल और फ्लो, तो फ्लो का देखो बहुत सारा बच्चा ना कंफ्यूजन हो जाता है स्टॉक और फ्लो में। तो देखो फ्लो को याद रखना, फ्लो का मतलब क्या है, जो बह रहा, मतलब भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्लो। समझ में आ रहा है? तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये इजी तरीका और बता रहे हैं आपको। फ्लो वेरिएबल फ्लो हो रहा है जो, मतलब पूरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फ्लो हुआ है। स्टॉक इसका ऑपोजिट हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? डिफरेंस बिटवीन स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल measured at a particular point of time, measured over a period of time. स्टॉक में नो टाइम एलिमेंट इन्वॉल्व, कि एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, कुछ नहीं। फ्लो वेरिएबल में टाइम एलिमेंट होता है भाई, पर मंथ, पर वीक, पर ईयर, पर क्वार्टर। समझ में आ रहा बात? नेचर स्टॉक वेरिएबल शो करता है आपका इकोनॉमिक क्वांटिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और फ्लो वेरिएबल शो करता है इकोनॉमिक चेंजेस। सर पिछला साल इतना सेल था, इस साल कितना हुआ। समझ में आया? ये मेजर होता है ऑन अ स्पेसिफिक डेट, ये मेजर होता है पर मंथ, पर क्वार्टर या पर ईयर। स्टॉक वेरिएबल के एग्जांपल मनी सप्लाई, नेशनल डेब्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कैपिटल स्टॉक। और फ्लो वेरिएबल में क्या मेजर होता है, उसके एग्जांपल जीडीपी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। क्लियर हुआ? यहां तक का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। समझ में आएगा पूरा स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल? देखो वन लाइनर, देखो मैट में हम अलग अलग जगह में वन लाइनर भी देखे रखिए। वन लाइनर शॉर्ट में बोला जाएगा तो क्या होगा सर, स्टॉक वेरिएबल मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो वेरिएबल मेजर्स ओवर अ पीरियड ऑफ। कंक्लूजन सर, बोथ स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल आर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। दोनों ही क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर आता है।
are essential tools for analyzing the functioning of the economy and guiding the economic planning and policy making. शॉर्ट में देखिए खत्म, डिटेल में भी एक्सप्लेन किया हुआ है और शॉर्ट में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसलिए बोले ये मैथ जो है, स्टडी मैथ, इट इज द बेस्ट, क्योंकि तुम कोई भी मैथ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, मतलब इतना शॉर्ट में लिखा हुआ है कि तुम उसको पढ़ोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा, या तो फिर बुक है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है जो पूरा भी पढ़ लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसमें हम बैलेंस बनाए बुक और मैथ, एकदम छोटा भी नहीं है और एकदम बहुत ज्यादा वास्ट भी नहीं है, ऐसा है कि बच्चा अपने से भी पढ़ के समझ सकता। क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट? स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल खत्म। चलो क्विकली बोलो तो, स्टॉक वेरिएबल मेजर होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और फ्लो वेरिएबल मेजर होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक वेरिएबल का एग्जांपल सप्लाई ऑफ मनी, फ्लो वेरिएबल का एग्जांपल जीडीपी, है ना? क्लियर हो गया? स्टॉक वेरिएबल है, सॉरी स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल दोनों ही क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, है ना? दोनों ही यूज होता है इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। क्लियर? कोई डाउट? ऐसे पढ़ के समझना है। क्या बोले कि हम पढ़ा देंगे, आपको घर जाके 10 मिनट 15 मिनट देके थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, और फिर कभी कदार बीच में टाइम मिले तो जितना एक्यूमुलेटेड वीडियो, तुम लोग तो ऑफलाइन स्टूडेंट हो, जो तो क्लास कर रहे हो, तो तुम लोग को बीच में जब टाइम मिले हर 10 दिन 15 दिन में जहां तक हुआ है एक बार उसका रिवीजन वीडियो आप लोग के पास तो रहेगा ही, ऑब्वियस सा बात है। ऑफलाइन वाला को तो ऑनलाइन कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आप लोग उसको गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है ना? बार बार देखकर इतना जहन में बैठा लेना है ना कि एग्जाम में जैसे केबीसी में कैसे होता है, कभी कदार ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्वेश्चन देख के आंसर पता है, तो वैसे क्वेश्चन देख के आंसर पता है, एमसीक्यू का सजेशन ऑप्शन का जरूरत ना पड़े, ऐसा हो जाए, ठीक है? चलो नेक्स्ट, एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट कॉन्सेप्ट। इन इकोनॉमिक्स बहुत सारे वेरिएबल्स है, जैसे कि इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, जिसको दो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में देखा जाता है, बिफोर एन एक्टिविटी टेक प्लेस एंड आफ्टर एन एक्टिविटी टेक प्लेस। क्या मतलब है? देखो, एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट हम समझा रहे हैं। हम ये क्लास स्टार्ट किए, क्लास 12 बैच स्टार्ट किए। अब हम टारगेट मेरा था कि यार लास्ट ईयर तो मेरे इतना इनकम हुआ था, इस पर्टिकुलर ईयर में फॉर एग्जाम्पल हम क्लास 12 का बैच से पूरा सेमेस्टर 3-4 मिला के हम 6 लाख रुपए कमा लेंगे, 6 लाख रुपए ऑनलाइन ऑफलाइन से अर्न कर लेंगे। ये हो गया मेरा एक्स एंटी कॉन्सेप्ट, ये मेरा अंदाजा है, एक्सपेक्टेशन है। रियलिटी जब साल खत्म हुआ, हो सकता है हम 5 लाख कमाए हो, या हो सकता है हम 8 लाख कमाए, ये हो गया रियल इनकम, दैट इज एक्स पोस्ट कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है? एक्स एंटी जो आपका फॉरकास्ट था, एक्स पोस्ट मतलब जो एक्चुअल है, ठीक है? अब देखो, एक्स एंटी मतलब प्लैंड और एक्सपेक्टेड मैग्नीट्यूड, प्लैंड और एक्सपेक्टेड मैग्नीट्यूड। द टर्म एक्स एंटी मीन्स बिफोर द इवेंट, स्टार्ट होने से पहले हमको लगा था इतना हम कमा लेंगे, इतना कर लिया जाए। ये होता है ना भाई, मैच स्टार्ट होने से पहले कर लेंगे ना सेमीफाइनल, मजा आ गया था देखते हैं ना। अब मैच स्टार्ट होने से पहले हम लोग को लगा था कि इंडिया 250 मार देगा, एक्सपेक्ट किया गया भाई 180 खेल रहा नहीं ये लोग, अच्छा 180 अभी 200 मार देगा तब तो मजा आ जाएगा। तुम लोग एक्सपेक्टेशन था 200 हो जाएगा, हो गया 250, तो 200 मैच स्टार्ट होने से पहले आपका जो एक्सपेक्टेशन था, जो आपका प्लान था, दैट इज एक्स एंटी। एक्स एंटी मैग्नीट्यूड refers to the planned, intended or expected value of economic variable. These are based on decision taken by economic units such as household, firms, government. They are expectation, not actual outcome. ये expectation है। अब expectation भी नहीं है कि भट्टा मार दिया, है ना? अब जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल सोचे कि भाई इस ईयर हम इतना कमाएंगे, तो मेरा एक्सपेक्टेशन जो है कुछ तो डेटा बैक होगा ना भाई, कि पिछला साल मेरा ये हुआ था, इस साल हम ये चेंजेस किए हैं, तो थोड़ा तो बढ़ना चाहिए।
या इस साल मार्केट थोड़ा खराब है तो पहले की तरह तो नहीं होगा, थोड़ा तो कम हो जाएगा, ये सब तो हो सकता है ना भाई, समझ में आ रहा है बात। तो एग्जाम्पल क्या है, एक्स एंटी कंजम्पशन, अमाउंट ऑफ कंज्यूमर्स प्लान टू स्पेंड, कंज्यूमर कितना स्पेंड कर रहा है, प्लान कर रहा है स्पेंड करने के। अभी ईद आने वाला है, तुम लोगों को तो कुछ बजट होगा फैमिली का, भाई इतना में सबको कपड़ा दिला देंगे, तो कपड़ा भी लिया नहीं गया, पहले से आप लोगों को एक एस्टिमेट दे दिया कि इतना खर्चा करेंगे, तो ये एक्स एंटी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब एक्स एंटी वैल्यूज में नॉट ऑलवेज बी इक्वल टू द एक्चुअल वैल्यूज। अब जितना आपको बोल के लेके जाया जा रहा है जरूरी थोड़ी है उतना ही में आपका कपड़ा हो जाएगा, उससे अगर लड़का रहेगा तो उससे कमी में निपटा देगा, लड़की रहेगी तो उससे ज्यादा कर देगी, है ना। अब एक्स पोस्ट और एक्चुअल और रियलाइज्ड मैटर, तब एक्स पोस्ट मीन्स आफ्टर द इवेंट, इट रिफर्स टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। एक्चुअल क्या वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक variables. These are measured after economic activities have occurred. These have after economic activity have occurred. They reflect real outcome. ये आपका real outcome को बताता है। Example, national income. Actually country कितना national income generate किया। Ex post saving, actually कितना saving हुआ। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, समझ में आ रहा बात। तो क्लियर हो गया एक्स एंटी एक्स पोस्ट, कोई डाउट समझ में आए तो सबको, कुछ पूछना है तो बोले एक्सप्लेन कर देंगे, नो इशू, क्लियर, ऑल क्लियर। कुछ पूछना है तो एक्स एंटी मतलब आफ्टर द इवेंट, एक्चुअल रिजल्ट। एक्स पोस्ट मतलब बिफोर द, सॉरी एक्स एंटी मतलब बिफोर द इवेंट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक्स पोस्ट मीन्स आफ्टर द इवेंट, एक्चुअल रिजल्ट। समझ में आया। अभी तुम सेमेस्टर 3 में जोश में आए, तुम गए तो निकाले पेज, उसमें लिख दिए इकोनॉमिक्स में 38 आउट ऑफ 40, अकाउंट में 39 आउट ऑफ 40, और लिख दिए डेली 3 घंटा अकाउंट, 2 घंटा इको, 1 घंटा BHTD, और चिपका कितना दीवार में लिख, ये हो गया तुम्हारा एक्स एंटी, ये प्लानिंग है। अब 1 महीना बाद रूटीन चेंज, 39 ज़्यादा हो जा रहा है, 36 ठीक, 2 घंटा तो मुश्किल है थोड़ा, 1 घंटा आए होगा, 1 महीना और चली गया, प्लान के ऊपर कोई अमल हुआ नहीं, 30 का ऊपर कोई भी मार्क्स अच्छा ही है, 30 लिख दो, 31, कोई बात नहीं। और अब तो टाइम ज़्यादा रहा नहीं है, तो अभी इम्पोर्टेंट पढ़ा जाएगा, और टाइम खत्म, एग्जाम का 1 महीना बाकी है। तो फर्स्ट डिवीजन लाना है ना, 60% लाना है, 40 में 60% कितना हो रहा है, 24 टारगेट है, 60% लाना है, ठीक है। उसका टाइम अब कम है, डेली 5 घंटा पढ़ा जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ देखा जाएगा, फिर टाइम खत्म हो गया, अब एग्जाम का 1 हफ्ता बाद, ये कोई बात नहीं है, इस बार सिर्फ पास हो जाना है, नेक्स्ट टाइम दिखा देंगे एकदम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम दिखा दिया जाएगा। अब रात भर पढ़ना है 8-8 घंटा, पूरा मैराथन क्लासेस सर लोग का आएगा यूट्यूब में, उसको पूरा पढ़ना है, और जितना रिकॉर्डिंग है 6 महीना का पूरा एकदम 1-1 घंटा का रिकॉर्डिंग है, आधा 40-40 मिनट का, तो डेली 40-40 मिनट नहीं देखना है, 40-40 मिनट करके 8 घंटा 20 वीडियो एक दिन, 60 वीडियो है, 3 दिन में सिलेबस खत्म इकोनॉमिक्स। अब मैराथन क्लासेस, इस बार सिर्फ पास हो जाना है, थोड़ा ठीक ठाक मार्क्स आ जाना है, उसके बाद सेमेस्टर 4 में तो 40 में 40 डन है, तो यहाँ पर 20, वहाँ 40, प्रोजेक्ट तो सर 20 दे देगा, मिला के 80% हो, यार का टेंशन है। तो ठीक है, चलो इस बार तो रमजान आ गया था, थोड़ा सा सेमेस्टर 4 में एकदम सही से होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स एंटी और फिर एक्स पोस्ट रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट, consumption goods and capital goods. Now, what do you mean by consumption goods and what do you mean by capital goods? Consumption goods are goods in an economy that are used for ultimate consumption. देखो, goods 2 तरह का होता है, एक होता है consumption goods
और एक होगा कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जिसको अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए यूज किया जाएगा, जिसको अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि ब्रेड, बटर, न्यूज़पेपर, क्लोथ्स। ये बेचा जाता है ताकि कंज्यूमर इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर ले, यूज कर ले। और कैपिटल गुड्स का मतलब वो गुड्स जिसको डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए नहीं बनाया गया, उसको यूज करके कोई दूसरा गुड्स बनाया जाएगा, उसको यूज किया जाएगा कोई दूसरे गुड्स के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिक्सर, नट्स एंड बोल्ट्स। तो नट्स एंड बोल्ट्स डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए थोड़ी यूज होता है, उसको कोई मशीन में यूज किया जाता है और मशीन से कोई सामान बनता है ना। लेकिन ब्रेड तो आदमी डायरेक्ट खाने के लिए ला रहे। क्लियर हुआ पॉइंट? तो कंजम्पशन गुड्स का मतलब गुड्स दैट डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, दे आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड। वो लोग को फर्दर प्रोसेसिंग में यूज किया। एग्जाम्पल फूड आइटम, पल्सेस, ऑयल, क्लोथ्स, शूज, वेजिटेबल, मेडिसिन। एक्सपेंडिचर ध्यान से समझो, कंजम्पशन गुड्स मतलब जो हाउस होल्ड डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज करता हो, अल्टीमेट फाइनल कंजम्पशन, डायरेक्ट पेट के अंदर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है, कंजम्पशन गुड्स के ऊपर जो खर्च होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? और कैपिटल गुड्स का मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। वो गुड्स जिसके मदद से दूसरा सामान बनाया जा रहा है। ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी का बढ़ाने में हेल्प करता है। ये गुड्स को डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज किया नहीं जाता है, जैसे कि मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्रीज में जो यूज हो रहा है। अब तुम मशीन लाए बड़ा सा, मशीन थोड़ी खाएगा कोई, मशीन से सामान बनेगा जो लोग यूज करेंगे। सिलाई मशीन लाए, सिलाई मशीन तो कैपिटल गुड्स हो गया। सिलाई मशीन से जो कपड़ा सिलाई होगा वो कपड़ा कंज्यूमर गुड्स है। क्लियर हुआ? तो कैपिटल गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया? तो कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स का मतलब वो गुड्स जो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज होता है सर, और कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जिसको यूज करके फर्दर गुड्स बनाया जाता है। कंजम्पशन गुड्स हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज करता है, कैपिटल गुड्स को यूज करके दूसरा कोई कमोडिटीज बनाया जाता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है उस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स के ऊपर जो खर्च होता है, कैपिटल गुड्स के ऊपर जो खर्च होता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। समझ में आया बात? क्लियर हुआ? अब आते हैं एक और, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है? अभी हम तो सोचते हैं सर तो नेशनल इनकम नहीं पढ़ा रहे। भाई नेशनल इनकम पढ़ने के लिए ये सब जानना जरूरी है ना? 11 में अकाउंट्स किए थे, क्या डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स करवाए थे? भाई फाइनल अकाउंट्स करने के लिए पहले जर्नल लेजर सीखो, ट्रायल बैलेंस सीखो, डेप्रिसिएशन सीखो, तब फाइनल अकाउंट्स में पहुंचेंगे ना। तो नेशनल इनकम को पूरा समझने के लिए पहले ये सब समझना होगा। अभी हम नेशनल इनकम का फॉर्मूला लिख देंगे। अब उसमें आ गया कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। तो बोले ये क्या होता है सर, ये तो आप बताइए। समझ में आ रहा है बात? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सर फाइनल गुड्स का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या है? फाइनल गुड्स जैसे नाम से समझ में आ रहा है, वो गुड्स जो कि रेडी टू यूज है, जो कि रेडी टू यूज है फाइनल कंजम्पशन के लिए या फाइनल यूज के लिए, उसको और फर्दर प्रोसेसिंग किया नहीं जाएगा। Goods which are ready for final consumption or investment are called final goods. They are not used for further processing.
ठीक है ना। अब देखो याद रखना है, सिर्फ फाइनल गुड्स ही नेशनल इनकम कैलकुलेशन में यूज होता है, ठीक है, जो रेडी है। अब इसका एग्जांपल, ब्रेड यूज बाय कंज्यूमर, पावरोटी खाने के लिए यूज हो रही है, कार हाउस होल्ड यूज कर रहा है, मशीनरी जो फर्म प्रोडक्शन में यूज कर रहा है, ये सब फाइनल गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो अभी इनकम्प्लीट है, इसको यूज करके दूसरा कोई सामान बनाया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है दूसरा गुड्स के लिए। देखो ब्रेड, हम आप लोगों को बताएं, ब्रेड अगर डायरेक्टली खा ले रहे हैं फाइनल गुड्स, लेकिन ब्रेड को यूज कर रहे हैं क्यों सर, सैंडविच बनाने के लिए, तो ब्रेड यहां पे इंटरमीडिएट गुड्स है। क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का डिफरेंस ये होता है, आप लोग ध्यान से समझिए। फाइनल गुड्स मतलब वो गुड्स जिसको अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए यूज किया जा सकता है, जो कि रेडी टू यूज है, जिसको और फर्दर प्रोसेसिंग में यूज, कोई दूसरा प्रोडक्ट में यूज नहीं किया जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जिसको यूज करके अभी कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाएगा। अब एक कमोडिटी फाइनल गुड भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज। जैसे कि दूध, दूध डायरेक्टली आप पी ले रहे हो, पीने के लिए खरीद रहे हो, फाइनल गुड्स है। लेकिन दूध खरीद ले, क्यों सर, क्यों खरीद रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं उसमें से दही बनाने के लिए, क्रीम बनाने के लिए, घी बनाने के लिए। तो यहां पे मिल्क जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों, यहां पे मिल्क एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है घी बनाने के लिए, घी मेरा फाइनल गुड्स होगा। समझ में आ रहा है बात। ब्रेड फाइनल गुड्स है अगर उसको यूज कर रहे हैं खाने के लिए, लेकिन ब्रेड को यूज किया जाएगा पिज्जा बनाने के लिए, सैंडविच बनाने के लिए। तो यहां पे जो ब्रेड और पिज्जा है, सॉरी ब्रेड है, ये पिज्जा और सैंडविच के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज हो रहा है। तो यहां पे ब्रेड इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। अगर ब्रेड को लिए, खा लिए, फाइनल गुड्स, ब्रेड को लिए उससे सैंडविच बना रहे, उसमें पिज्जा बना रहे, तो ये हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आया डिफरेंस, क्लियर हो गया। तो देखो वीट इंटरमीडिएट गुड्स है, आटा मैदा इंटरमीडिएट गुड्स है, लेकिन ब्रेड क्या हो गया, फाइनल गुड्स। क्लियर पॉइंट। अब देखो स्टेजेस, वीट गेहूं से मैदा निकला, मैदा से ब्रेड बना, देख रहे हो, क्लियर हुआ पॉइंट। देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर, सर कुछ पॉइंट्स को याद रखना है आपको। क्या पॉइंट्स को याद रखेंगे सर, पहला देखो शॉर्ट में दे दिए सब, एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है हम लोग को, डिफरेंस बिटवीन प्लान्स एंड एक्चुअल रिजल्ट। प्लानिंग तो आप बड़ा बड़ा करके थे, 40 में 40 लेकर आएंगे, तो फिर क्यों आप बिस्मिल्लाह का भरोसा में एग्जाम दे रहे। एग्जाम से पहले क्या है, दुआ पढ़ के जा रहे, मतलब दुआ पढ़ के जाना चाहिए, मतलब पूरा का पूरा दुआ में तुम चले जा रहे हो। हमसे क्लास 11 लड़कों लोग पूछा थे, सर मदद करिए कुछ, क्या किया जाए। हम लोग को दुआ लिख के दीजिए, याद है ग्रुप में भेजे थे दुआ, बोला तो सब कुछ हेल्प करिए, हम लिख दिया। बोला लो रब भी सिद्धनी इल्मा, जाओ तो पढ़ो 101 बार सच्चा दिल से, ठीक है। नेक्स्ट कंजम्पशन एंड फाइनल गुड्स जो है दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन यूज, कौन सा यूज हो रहा है उस गुड्स के ऊपर। फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, कौन सा स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। तो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल इनकम एनालिसिस एंड इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ये सब फ्रीक्वेंटली यार क्वेश्चन देखोगे ना, ये सब क्वेश्चन आए हैं एमसीक्यूज एंड ऑल में, ये सब आए हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, समझ में आ रहे, ये सब क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए हम करवा रहे हैं, अपना मर्जी से मजा आ रहा है तो करवा दे रहे नहीं। तो क्वेश्चन मैट को बहुत टाइम लेकर बनाया गया है, बहुत टाइम लेकर बनाया है मैट को, इसी रीजन की वजह से कि आप जब पढ़ो मैट को, अगर सिर्फ मैट पढ़ ले रहे हैं ना, मेरा तरफ से उसका गारंटी, अगर उसको इंग्लिश आता है, क्योंकि बहुत बेसिक लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखा हुआ, अगर तुम लोग रीड करोगे बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो अगर वो इतना भी इंग्लिश आता है कि हाँ भाई सिंपल इंग्लिश वो समझ ले रहा है और वो मैट को अच्छे से स्टडी कर ले रहा है ना, उसका पास होने का गारंटी मेरा है कि वो सिर्फ मैट के भरोसा में वो पास हो जाएगा। कोई टीचर ने, कोई स्कूल उसको इंग्लिश आता हो उसके पास।
ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। यहां तक रखते हैं आज, ठीक है? ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। फिर तो देखो आज क्या किए हम लोग, आज हम लोग स्टार्ट किए इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा डिस्कस किए, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल डिटेल में एकदम जानना है आपको, ठीक है ना? उसके बाद एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट कॉन्सेप्ट डिटेल में समझना है आपको, कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ये सब आपको आज पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्लास में यहां तक टिक करते हैं, वी विल स्टार्ट विद क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी। इजी है, क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसका नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे डिटेल में, फिर विद फॉर्मूला। आप लोग को एक क्लास में पूरा उसको विदाउट ब्रेक किए पूरा फॉर द टाइम बीइंग, अभी तक तुम लोगों को पहुंचने में 2 क्लास है, वहां पे 2-3 क्लास, आप लोग फॉर्मूला याद करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो एक तो समझना तो है सर, लेकिन याद भी करना होगा ना, फॉर्मूला है तो आप लोग फॉर्मूला कुछ देख रहे हो, इस तरह का टेबल बना दिया गया है शॉर्ट में, आप लोग इसको याद करना चालू कर सकते हो। ऑनलाइन में भी जो देख रहे हो याद करना चालू कर सकते हैं आप, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग मतलब ये तो टॉपिक लंबा ही है, लास्ट क्लास भी करवाए थे, लास्ट टाइम में तो 6-7 क्लासेस लग गया था, तो इस बार तो थोड़ा और एक्सपेक्टेड है और डिटेल में हम पढ़ाएंगे, तो 7-8 क्लास लगेगा, नो इशू। इसलिए तो इकोनॉमिक्स के क्लासेस हम 1 दिन नहीं रख के 2 दिन क्यों रखते हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो ये सब चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, बाकी एंडिंग का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर है, चैप्टर 1, 2 ये दोनों लेंदी है, बाकी जो 4, 5, 6, 3 भी उतना लेंदी नहीं है, ये ईजी है। मतलब ये हो सकता है 2 चैप्टर कराने में मेरा 2 महीना लगे, और फिर वो 4 चैप्टर मेरा हो सकता है 2 महीने लगे, ठीक? तो हम कैसे करेंगे ना, यूनिट 1 पूरा कंप्लीट करवाए, उसके बाद फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट यूनिट 4 करवाए, ताकि दोनों तरफ से ये आप लोगों को पता होगा सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना? 3-3 चैप्टर है, पहला 3 चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके बाद 3 चैप्टर 4, 5, 6 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, इस तरह से समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा, ये थोड़ा लेट में होगा, तो बैलेंस बना हुआ रहेगा, ठीक है? और दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड उतना नहीं है, ये सब तो लाइन से ही करवाना होगा, ठीक है? तो यहाँ तक आप लोग किसी को कोई भी डाउट कुछ पूछ रहे हैं तो यही तक रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है? किसी को कोई भी डाउट हो तो वो लोग हमसे पूछ सकता है, और एक बार जाके आप लोग प्लीज इसको रिवीजन अच्छे से कर लीजिए।